बहुत ही बड़ी एक अनाउंसमेंट हम सुन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से। और आज रात 8 बजे सभी की नजर वहां होगी कि एक बड़ा राहत पैकेज जो कि सारे ही सेक्टर्स को इनकम पास करेगा। सूत्र बता रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ये पैकेज सरकार अनाउंस करेगी। और ये पैकेज काफी ब्रॉड बेस्ड हो सकता है। इसका मतलब ये कि सरकार सारे उद्योगों को, चाहे वो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हों या फिर अलग अलग साइज के हों, उनकी जरूरत के मुताबिक पैकेज बनाकर ऐलान करेंगे। एक उम्मीद की जा रही है बड़े पैकेज का ऐलान आज हो सकता है। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब 10% है। बहुत बहुत मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और दिल खोलकर आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि कितनी बड़ी खबर आप सबसे पहले निकाल कर लाई। तो तैयार हो जाइए एक बड़े एक्शन पैक दिन के लिए, जहां जी बिजनेस की बड़ी खबर पर लगी मुहर। प्रधानमंत्री ने एक दमदार पैकेज का किया ऐलान, लेकिन इस बीच दुनिया भर के बाजारों से है कमजोरी के संकेत। तो ग्लोबल कमजोरी और लोकल मजबूती के बीच में मजबूत शुरुआत के बाद भारतीय बाजार किस तरह से करेंगे कारोबार, ये है हमारा आज का खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, आपको, स्वाति जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। साल की सबसे बड़ी स्टोरी और जी बिजनेस के पास थी एक्सक्लूसिव डिटेल्स, और जो हमने आपको बताया लगभग वैसा ही सामने भी आया। इसके बारे में अनिल जी से विस्तार में चर्चा करेंगे एडिटर्स टेक में, और भी जो बातें हैं उन पर भी बात करेंगे, और आज बाजार का एक्शन कैसा रहेगा उस पर भी फोकस रहेगा। तो सर, इस समय के 4 बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं? 20 लाख करोड़ का बड़ा आर्थिक पैकेज, ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो कल देर शाम रात 8 बजे प्रधानमंत्री जी की तरफ से ऐलान होता हुआ नजर आया। इसके दम पर एसजेएक्स निफ्टी लगभग 500 अंक भी उछला था कल देर शाम, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कमजोरी घरेलू दाव में दिखी विदेशी बाजारों में, उसके चलते थोड़ा नीचे आया, लेकिन अब भी 250 अंकों की मजबूती है। 9450 के करीब कारोबार करता हुआ। कोरोना को लेकर चिंताएं अब बढ़ती हुई दिख रही है, और अमेरिका में कल जो कमजोरी हुई 450 अंकों की, और ऊपरी स्तरों से जो डाउ 600 अंक फिसला है, उसकी बड़ी वजह यही कि लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना केसेस बढ़ने का जो डर है वो बाजार को चिंता सता रही है। और इसके अलावा जो कुछ मार्च के आईआईपी आंकड़े आए हैं वो -17% रिकॉर्ड गिरावट है। जाहिर सी बात है कि 7, 8, 10 दिन के जो लॉकडाउन आपने देखे उसके चलते और कोरोना के चिंताओं के चलते पहले ही कामकाज जो कम होता हुआ दिखा वो आपको आंकड़ों में नजर आ रहा है। तो ये है आज के 4 बड़े ट्रिगर डीप। बिल्कुल, बड़े ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए। काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं जिन पर बाजार रिएक्ट करेंगे। कई अहम स्टॉक्स भी हैं जो आज फोकस में होने वाले हैं। पर अनिल जी, आज की सबसे बड़ी बात के बारे में शुरुआत करते हैं। कल क्लोजिंग शो में हमने बता दिया था व्यूअर्स को एक्सक्लूसिवली कि ये पैकेज आने वाला है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। हम काफ़ी टाइम से इस पैकेज की बात कर रहे हैं। फाइनली कुछ डिटेल्स आई, कुछ और डिटेल्स आना बाकी हैं। पर इस पैकेज से लेकर कितनी बड़ी राहत आ सकती है? प्रधानमंत्री ने कहा कि जीडीपी का 10% हिस्सा होगा ये पैकेज। जी दीप, सबसे पहले तो जो आपने बधाई दी, बधाई की सबसे बड़ी पात्र इस पूरी खबर को लेकर वो स्वाति हैं, जिन्होंने ये बड़ी और एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की। धन्यवाद मैं आपको भी दूंगा, क्योंकि शो के बीच में मैं कल 2:15 बजे उठकर गया, खबर कंफर्म की, देखा क्या कुछ हो रहा है, और उसके बाद हमने तुरंत इस खबर को लेने का फैसला किया। और ये फैसला दीप आसान नहीं था। आसान इसलिए नहीं था कि कहीं भी पहली चीज तो ये पिछले महीने 1.5-2 महीने से लगातार हर जगह न्यूज़पेपर्स, चैनल्स पर ये खबरें चल रही थी कि पैकेज आने वाला है, आज आने वाला है, कल आने वाला है। आपको ये भी याद होगा हमने 2 बार मना किया कि कोई पैकेज नहीं आ रहा है, बैठक नहीं हो रही है, अभी जल्दबाजी में नहीं आएगा। तो हम लगातार ये स्टैंड मेंटेन करके चल रहे थे कि पैकेज नहीं आने वाला है, जल्दबाजी में नहीं आने वाला है, बहुत वक्त लगेगा। तो ऐसे में उस
स्टैंड से शिफ्ट होना ये आसान काम नहीं था, पहली चीज। दूसरी बात ये कि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि प्रधानमंत्री पैकेज का ऐलान करेंगे, क्योंकि आमतौर पर आप इकोनॉमिक पैकेज की उम्मीद वित्त मंत्री से करते हैं, और खासतौर से जब लॉकडाउन खत्म होने की तैयारी में हो या फिर लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने की जगह पर आ रहा हो और वहां पर प्रधानमंत्री की राष्ट्र के नाम संदेश हो, तो आप यही मानकर चलेंगे कि लॉकडाउन के बारे में, एक्सटेंड करने नहीं करने, खोलने के बारे में प्रधानमंत्री बात करेंगे, पैकेज नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कल पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ आर्थिक पैकेज पर बात की। तो इससे बड़ी और इससे बढ़िया खबर, इससे टाइमली खबर आपके लिए हो नहीं सकती, जब हम हमारे जी बिजनेस के दर्शकों को दूसरों से सबसे आगे रखें। और हम लगातार जब पैकेज की खबर नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ कल ये खबर दी और खबर वो एकदम सही साबित हुई। और फिर मैं कहूंगा कि एक मजबूत टीम होने का ये फायदा है कि अब हम बहुत सारे काम वो कर जाते हैं जो आमतौर पर अगर आप मजबूत हो तो ना कर पाए। जैसे कि हमने फरवरी मार्च में लोगों को कहा कि आपको बाजार में सब कुछ बेचकर निकल जाना है, नहीं लेना है, नहीं लेना। वो एक बड़ा बोल्ड कॉल था। ठीक वैसा ही कल ये एक बड़ा बोल्ड कॉल था कि क्या हमें ये खबर करनी चाहिए। अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, क्यों रिस्क लें। अगर कल को प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा तो क्या होगा। और आपने कल 3:20 पर मेरी कमेंट्री में सुना भी होगा, कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे थे कि कुछ नहीं आएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैंने ये भी कहा कि जिनको भरोसा ना हो वो अपनी पोजीशन उस हिसाब से रखें। सही गलत सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक चीज साफ है दीप, वो ये कि हम सेंसेशनल जर्नलिज्म में विश्वास नहीं करते। हम खबर जब तक सही, हमें पूरा भरोसा ना हो कि ये सही होनी चाहिए, तब तक हम चलाते नहीं है। इसलिए इतने दिनों तक हमने आर्थिक पैकेज की खबरों से परहेज किया, लेकिन उस वक्त चलाई। और आप देखिए 2:30 बजे खबर चलने के बाद 8 बजे तक पूरे 5.5 घंटे देश के पास थे। किसी भी मीडिया चैनल, किसी भी न्यूज़पेपर के डिजिटल प्लेटफॉर्म, कहीं भी एक भी सिंगल सोर्स ऐसा नहीं था जिसने इस खबर को डाला हो कि हाँ इस तरह का पैकेज प्रधानमंत्री दे सकते। तो सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस के पास ये खबर थी। और जो दर्शक जी बिजनेस के साथ जुड़े हैं, जिनका भरोसा है हमारे साथ, उन्हें निश्चित तौर पर यह फायदा होगा। हमने कल साफ साफ कहा था कि आप प्लीज अपनी शॉर्ट्स तो डेफिनेटली काट लीजिए इस खबर के चलते। और मैं उम्मीद करता हूं अगर लोगों ने तेजी की तो और भी अच्छी बात है, कम से कम नुकसान से बचे, प्रॉफिट भी हो। तो हम कोशिश करते हैं जहां मौका लगे बोल्ड बड़ा कॉल लेने की। और कल ये एक और दूसरा मौका था जहां हमने बड़ा और बोल्ड कॉल लिया। एक मौका ऑपरेशन हफ्ता वसूली का था, जहां पर कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं कि इतने छोटे छोटे लोगों की बात कौन सुने। लेकिन कोशिश करते हैं जो, और ये ताकत पूरी की पूरी हमें हमारे दर्शकों से मिलती है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि जो खुशी दर्शकों का मैसेज देखकर, उनके ट्वीट पढ़कर होती है। कल मैं रात को 1:30 बजे जाके सोया हूं, क्योंकि तब तक मैं मैसेज पढ़ रहा था, देख रहा था, कुछ और रिसर्च कर रहा था कि पैकेज किस तरह का हो सकता है। तो आपको अपने आप ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी आती है जब आपके दर्शकों को कुछ फायदा पहुंचे। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद स्वाति का, पूरी टीम का और हमारे सारे दर्शकों का जो जी बिजनेस के साथ भरोसा बनाए हुए। और यही वजह है कि इस टफ टाइम में, जब मार्च, अप्रैल, मई, ये 2-3 महीने ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल भरे निकल रहे हैं हेल्थ के लिहाज से या वेल्थ के लिहाज से, तब आप हमें नंबर 1 बना रहे हैं और भरोसा रख रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। तो उम्मीद करेंगे ऐसी ही कुछ और बेहतरीन और बढ़िया खबरें आपके लिए लेकर आए। हर बार हम सही नहीं होंगे, ये भी मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं। जब गलत हों तब आप माफ कर दें। कोशिश हमेशा यही रहेगी, इंटेंशन हमेशा ये रहेगा कि आपके सामने सही खबर रखी जाए, आपके सामने वो खबर रखी जाए जो जिससे आपको फायदा हो। इसमें कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। खबर सही या गलत हो सकती है, लेकिन इंटेंशन में कभी बदलाव नहीं आएगा। ये आप बिल्कुल भरोसा रखकर चल सकते हैं जी बिजनेस के साथ। बिल्कुल अनिल जी, और आपको और पूरी टीम को और स्पेशली स्वाति जी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई सर। तो फिर इस पैकेज की बात करते हैं सर, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये बड़ी बात होने वाली। हमने आईआईपी का भी डेटा दिया था, अब तक का हिस्टोरिकली सबसे खराब रहा। इकोनॉमी को जरूरत तो है, 10% ऑफ जीडीपी का ये पैकेज होने वाला है। तो इसका सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आर्थिक इम्पैक्ट कैसा हो सकता है। देखिए दीप, इस पैकेज को इस तरह से समझना जरूरी है कि 20 लाख करोड़ का टोटल पैकेज है और 10% की जीडीपी का। अब इस पैकेज से अगर लोग ये मतलब निकाल रहे हैं कि सीधे सीधे तौर पर सरकार 20 लाख करोड़ लोगों में बांटेगी, इंडस्ट्री में बांटेगी, तो ये गलत है।
पैकेज का मतलब ये कि पूरी तरह से किस तरह की सहायता दी जाती है, और इसमें वो सहायता भी शामिल है जो अब तक सरकार के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दी जा चुकी है। इसमें सबसे पहले आप 7,80,000 करोड़ रुपए की उस लिक्विडिटी को गिन लीजिए जो आरबीआई के जरिए सरकार ने सिस्टम में दी है। आमतौर पर विदेशों में भी जब वो क्यूई पैकेजेस आते हैं ना, क्वांटिटेटिव ईजिंग, जिसको हम राहत पैकेज या लिक्विडिटी पैकेज कहते हैं, उसमें फर्क इतना है कि हमारे यहाँ ये बॉन्ड बाइंग आरबीआई करता है एलटीआरओ के जरिए, और आपने तो अभी देखा ही कि आरबीआई गवर्नर साहब ने दूसरा TLTRO, टारगेटेड एलटीआरओ का भी अनाउंसमेंट किया, जहां पर वो लिक्विड जिन पॉकेट्स में लिक्विडिटी की जरूरत है वहां से बॉन्ड बाइंग करेंगे। दूसरी जगह जैसे अमेरिका में फेड के अलावा सरकार भी बॉन्ड बाइंग करती है, तो अलग अलग सिस्टम है, बट इनडायरेक्टली आरबीआई करे या सरकार करे बात एक ही, थोड़ा सा फर्क है। प्रिंसिपली पॉइंट सिंपल है कि ग्लोबली भी जब पैकेज का ऐलान होता है, क्यूई आता है, तो उसमें जो कुछ भी आप लिक्विडिटी दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, उसे भी पैकेज का हिस्सा माना जाता है। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये तो 7,80,000 करोड़ तो लिक्विडिटी है। जी हाँ, लिक्विडिटी है, लेकिन उसे पैकेज का हिस्सा मानना ही चाहिए, और वो है ही, ये मानकर चलिए। तो 7,80,000 करोड़ का पैकेज एक तरह से आपके लिए आ चुका है। तो अब नया पैकेज क्या है? अब नया पैकेज है 12,20,000 करोड़ का। आपकी जीडीपी लगभग 200 लाख करोड़ के आसपास की है, तो 215 लाख करोड़ का अंदाजा था, 215 लाख करोड़, 220 लाख करोड़ का हमारे बजट के वक्त में। अब जाहिर सी बात है 3-4 महीने आपके चले गए तो हो सकता है 180 लाख करोड़ के आसपास की जीडीपी हमारी रहेगी, तो उसके हिसाब से 10% के आसपास का आपका जीडीपी का ये पैकेज बनता है ओवरऑल। अब 12,20,000 करोड़ कब किसको किस तरह से मिलेंगे, इसकी डिटेल वित्त मंत्री जी देंगे। और कल हमने जब ये स्टोरी आपके सामने रखी तब भी ये क्लियर कट कहा था कि प्रधानमंत्री आपको एक अम्ब्रेला पैकेज देंगे। इस शब्द का मैंने 2 या 3 बार इस्तेमाल किया था कि अम्ब्रेला पैकेज होगा, ओवरऑल पैकेज प्रधानमंत्री देंगे, लेकिन किस इंडस्ट्री को कितना और किस तरीके से मिलना चाहिए, इसका ऐलान अगले कुछ दिनों में वित्त मंत्री जी करेंगे। आज हो सकता है वित्त मंत्री जी आपको पूरा एक बार पैकेज के बारे में डिटेल्स बताएं, समझाएं, और उसके बाद एक एक सेक्टर को लेकर किस तरह के ऐलान होंगे कि फर्ज करें कि रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन को क्या चाहिए, फर्ज करें टूरिज्म इंडस्ट्री को क्या चाहिए, होटल इंडस्ट्री को क्या चाहिए, ऑटो के लिए क्या जरूरत है, इस तरह के अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनके लिए ऐलान होते हुए दिखेंगे। 12,20,000 करोड़ का पैकेज अभी वाला और पुराना मिलाकर 20 लाख करोड़। किसी भी और इवन मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। हम तो सीरियसली हम ये अंदाज लगा रहे थे कि सरकार के पास उतनी ताकत है भी नहीं कि वो इतना बड़ा पैकेज दे पाए। और वर्स्ट केस सिनेरियो में भी जो सबसे बड़े पैकेज के अंदाजे लोग लगा रहे थे वो 1.5 लाख करोड़ से लेकर 3.5 लाख करोड़। मैंने 3.5 लाख करोड़ से ऊपर के पैकेज का कहीं कोई जिक्र तक नहीं सुना। उसके सामने अगर आप 12,20,000 करोड़ का एडिशनल पैकेज भी मानते हैं तो ये किसी भी अनुमान से बहुत बेहतर है। और इससे सबसे बड़ा संकेत जो दीप हमें पढ़ना चाहिए वो ये है कि सरकार कमिटेड है। कल प्रधानमंत्री जी ने जो 2-3 चीजें कही कि भाई लैंड, लेबर और लिक्विडिटी, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनको हम संभाल लेंगे तो देश की इकोनॉमी एकदम ट्रैक पर आ जाएगी। 100% ये प्रॉब्लम एरिया 3 ही है। आपने लेबर लॉज अच्छे कर दिए, आपके लिए विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में आसानी से आकर अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी लगा सकती है। आपने लैंड इजीली मुहैया करवाई या लैंड से रिलेटेड जो भी रियल एस्टेट से रिलेटेड जो दिक्कतें उन्हें दूर कर लिए, आपकी इंडस्ट्री चल पड़ेगी। और लिक्विडिटी जो कि फाइनेंशियल सिस्टम की ऑक्सीजन है, जो आरबीआई देने की कोशिश कर ही रहा है, और अगर वहां पर भी लिक्विडिटी के तौर पर 12,20,000 करोड़ में से और पैसा जाता है तो प्रधानमंत्री ने कल पूरे तीनों फैक्ट पर एकदम राइटली पॉइंट किया। और सबसे बड़ी बात, मैंने जब पूरा स्पीच सुना और उसके बाद हम डिस्कशन भी कर रहे थे दीप, एक बहुत बढ़िया बात जो मैंने कल नोटिस की, कल मैंने एक अलग तरह का प्रधानमंत्री देखा है। ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं, आमतौर पर प्रधानमंत्री जी को आप है ना उनकी पॉलिटिकल विल के लिए जानते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत है। उन्हें कितने ही बड़े फैसले कश्मीर से लेकर कोई कानून से लेकर लेने हो वो आसानी से ले लेते हैं, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर बड़े फैसले लेने को लेकर हम लगातार है ना वो क्वेश्चन मार्क करते रहते कि सरकार कब बड़ा फैसला लेगी, किस तरह से लेगी। लेकिन कल का फैसला, इसमें कोई डाउट नहीं, कल एक आपके पास बहुत मजबूत प्रधानमंत्री आर्थिक मोर्चे पर नजर आए, बहुत कमिटेड दिखे, और उन्होंने ये साफ कहा कि हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं। और एक शब्द जो मैं जिंदगी में उतारूंगा, आप भी उतारिए और हमारे सारे दर्शकों को उतारना चाहिए, वो है आत्मनिर्भर। हमें
आप सबको और देश को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। ये कोरोना ने हमें सिखाया, चाहे वो घर के छोटे छोटे काम से लेकर हो या फिर देश की अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन को लेकर हो या फिर एक्सपोर्ट को लेकर। हम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हम इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें आत्मनिर्भर होकर देश में इतना प्रोडक्शन, इतनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनानी है कि हम अपने आप स्किल होकर अपने देश का ध्यान रख सकें। तो बहुत ही बेहतरीन एड्रेस था ये, और मैं ये कहूंगा कि अब तक मैंने जितने एड्रेस सुने, हो सकता है मैं थोड़ा सा बायस हूं क्योंकि आमतौर पर राजनीति से जुड़े एड्रेसेस सुनने की ज्यादा आदत पड़ी हुई है। सिर्फ और सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री पूरा डेडिकेटेड बोले, ये शायद पहली बार हुआ है। लेकिन मुझे कल की स्पीच बहुत पसंद आई उस लिहाज से कि देश की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार वाकई में बड़ी संजीदगी से आगे बढ़ना चाहती है, इतना बड़ा पैकेज देना चाहती है। अब इससे ज्यादा आप क्या मांगेंगे? अब बस दो ही चीजों की जरूरत है। एक, सरकार की तरफ से इसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो। दूसरा, हम हमारी तरफ से पूरा सहयोग करें। अगर दिक्कतें हैं इकोनॉमी में तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम 8 के बजाय 10 घंटे या 12 घंटे काम करें और देश को आगे ले जाने की कोशिश करें। तो अब दोनों तरफ से साथ चलेंगे तो मजा आएगा, तब हम इस कोरोना की महामारी में एक बड़ी शक्ति के तौर पर बाहर निकल कर आ सकते हैं। तो ये पैकेज किसी भी लिहाज से बहुत बड़ा, बहुत बेहतर है और इसका बहुत स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल बड़ा पैकेज है, स्वागत होना चाहिए। और आगे जो डिटेल्स आएंगे उस पर भी नजर रहेगी और जी बिजनेस आपके साथ खबर भी लाता रहेगा और उसकी एनालिसिस भी करता रहेगा। अब सर, इससे जो बड़ा क्वेश्चन बनता है, बाजारों को थोड़ी उम्मीद तो थी, हमने देखा जब हमने एक्सक्लूसिव स्टोरी करी उसके बाद बाजार में भी अच्छी रिकवरी आई। आज कैसा इंपैक्ट होगा? एसजीएक्स निफ्टी तो खैर 3% ऊपर ही है सर। ग्लोबल क्यूज उतने पॉजिटिव नहीं रहे, हालांकि इस समय मेरे को कहना चाहिए डाउ फ्यूचर्स में अच्छी रिकवरी हुई है। 100 अंक नीचे था 1 घंटा पहले, अब पूरा रिकवर हो चुका है। पर इसका बाजार पर क्या असर पड़ेगा, ये बड़ी बात है सर। दीप, कल हम 3:20 पर 3 सिनेरियो पेंट कर रहे थे कि देखिए, अगर अमेरिका भी बहुत बढ़िया मजबूत हो जाए और अगर मोदी जी की तरफ से भी बड़ा पैकेज आ जाए तो कहने ही क्या, ठीक है। दूसरा, हम कह रहे थे कि अगर कुछ पैकेज ना आए और अमेरिकी बाजार भी खराब हो जाए तो फिर 9000 के नीचे जाना निश्चित है। और तीसरा ये था कि पैकेज आ जाए और अमेरिका खराब हो या अमेरिका अच्छा और पैकेज ना आए, तब क्या, तब मिक्स सा रुझान रहेगा। तो वो मिक्स वाली फीलिंग थोड़ी थोड़ी आ रही है क्योंकि आप अमेरिकी बाजारों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार अगर आप कहें कि अगर अमेरिकी बाजार 10 दिन बंद हो तो क्या भारतीय बाजारों में इतनी तेजी हो पाती? शायद नहीं। और वही वाली बात है कि अगर कल अमेरिकी बाजार बंद होते तो क्या हम सिर्फ 200-250 पॉइंट बढ़ते हैं? शायद नहीं। तो पॉइंट सिंपल है, जो पैकेज आया उसके दम पर 5 से 6% की तेजी तो कम से कम बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम कल बंद हुए तो अमेरिकी बाजार 50 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे फ्यूचर्स पे, उसके मुकाबले में ऊपरी स्तर से 600 पॉइंट लुढ़क कर अमेरिकी बाजार बंद हुए। 400 पॉइंट के आसपास का नुकसान रहा। वो अलग अच्छी बात है कि डाउ फ्यूचर्स थोड़े से रिकवर हो रहे हैं, सेंटीमेंट सुधारने का काम कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकी बाजारों में कमजोरी हुई है, कमजोरी कई दिनों बाद, पहली बार कोरोना की वजह से कमजोर हो रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना का मामला बढ़ सकता है, इस वजह से अमेरिका कमजोर होता दिख रहा है। तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लिए फिर भी बड़ा ट्रिगर हमारा अपना है, हमारा बड़ा आर्थिक पैकेज है, हम उसको भूल नहीं सकते। तो पॉइंट सिंपल है दीप कि पहली चीज ये है कि अगर अमेरिका कमजोर नहीं होता, फ्लैट बंद होता, तो हम 9500 9600 की रेंज में कहीं न कहीं खुलते। लेकिन चूंकि अमेरिकी बाजारों में कमजोरी हो, उसका अगर आप 150 पॉइंट का इंपैक्ट निकाल लें तो आप शायद 9400 9450 के आसपास अभी जहां दिख रहे हैं वहां खुले। लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए मेक और ब्रेक वाला लेवल होगा 9500 का, जहां वीकली सीरीज जो कल खत्म होने वाली वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है कॉल्स में। तो 9500 मैं आज वायदा कारोबार के बड़े इंटरेस्टिंग डेटा आपको बताने वाला हूं और कहां और कितनी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है ये डेटा निकाले और ये बड़े काम के होंगे। लेकिन पॉइंट सिंपल है कि आपके सामने दो चीजें हैं, पहला पैकेज, दूसरा ग्लोबल मार्केट्स। आपके सामने दो चीजें हैं, एक तरफ नीचे 9000 के आसपास का सपोर्ट और दूसरा 9900 10000 के आसपास का रेजिस्टेंस और आप उसके बीचों बीच। तो मेरा ये समझना है कि मार्केट यहां से थोड़े से वोलेटाइल रह सकते हैं, ऊपर नीचे का ट्रेड आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगा। आज आपको कॉन्ट्रा ट्रेड करना होगा इस लिहाज से, क्योंकि अगर आप एक या फिर दूसरा ये करें कि गिरावट आए तो वहां पर खरीदारी करने की कोशिश करें। हो सकता है पहले बड़े गैप के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग में वापस आपको खरीदारी आती दिखेगी, या आप बड़े गैप से न खुले तो एक बार ऊपर जाएंगे। शॉर्ट कवरिंग तो होनी है। और कल एक चीज मैं बताऊं, कल ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई नहीं,
सिर्फ जे बिजनेस के दर्शक हैं उन्होंने शॉर्ट कवर किया होगा और उसके अलावा उन्होंने थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशन बनाई। जिस लेवल पर बाजार बंद हुए 9200 के आसपास, ये तो ठीक है, फिर भी 2:30 बजे स्टोरी हो गई तो कुछ लोग चेत गए, समझ गए, जाग गए और उन्होंने अपनी शॉर्ट्स काट ली। तो आखिरी 1 घंटे में 100-125 पॉइंट 150 पॉइंट करीबन बैंक माफ कीजिएगा निफ्टी बढ़ा था और बैंक निफ्टी 600-700 पॉइंट निचले स्तरों से बढ़कर आया। तो काफी लोग बच गए बड़े नुकसान से। अदरवाइज तो लोगों को अंदाजा भी नहीं था, सब लोग नींद में थे, सोए थे कि इस तरह का कुछ पैकेज भी प्रधानमंत्री की तरफ से आ सकता है। लेकिन 2 लेवल दीप में आपको आज देना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बाजार के आगे का डायरेक्शन तय करेंगे, उन्हें आप नोट कर लीजिए। दिन भर में क्या होता है, क्या 9:15 बजे आप कहां खुलते हैं, दिन भर क्या करते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सिर्फ एक चीज है और वो है कि 3:30 बजे आपका लेवल क्या होगा। और 2 लेवल मैं आपको दे रहा हूं 3:30 बजे के हिसाब से। 9550, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, वो अलग बात है, बट 9550 ये वो लेवल है जिसे नोट कर लीजिए। अगर आप 9550 के ऊपर क्लोज होते हैं तो आप और बढ़िया तेजी के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। तब आप 9700, 9900 की रेंज में अगले 2-3 दिनों में जाने की तैयारी कर सकते हैं। 9700, 9900, 10,000 की तरफ जाने की तैयारी कर सकते हैं अगर आप 9550 के ऊपर बंद होते हैं। 9500, 9550 के नीचे बंद होते हैं तो फिर वही कहेंगे कि आप रेंज में फंसे हुए हैं। 9000 से 9500 की रेंज, 9600 की रेंज है, इस रेंज को आपको ट्रेड करना है, सिंपल। तो इस रेंज में थोड़ा और वक्त बिताएंगे और फिर हम देखेंगे कि कल से वापस ग्लोबल ट्रिगर्स किस तरह के होते हैं, उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। बैंक निफ्टी पर यह लेवल है 19,750 का। अगर आज आप 19,750 के ऊपर बंद होते हैं तो आप 20,500, 21,000 और इसके ऊपर की बैंक निफ्टी की तेजी के लिए तैयार रहिए। लेकिन अगर आप वहां पर बंद नहीं हो पाते हैं तो फिर इसका मतलब क्लियर कट है कि आप रेंज में फंसे हुए हैं और आपको फिर से रेंज बाउंड ही ट्रेड करना है। जो नीचे की तरफ 18,200, 18,500 का सपोर्ट होगा, ऊपरी स्तर पर 20,000, 20,500 के आसपास बैंक निफ्टी अटकता है, वहीं अटकेगा। तो ये क्लोजिंग बेसिस पर दोनों लेवल आप नोट कर लीजिए और कोई चीज दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। बस ये 2 लेवल आप 3:30 बजे देख लीजिएगा, बात खत्म। समझ गए सर। तो ये जो एक निर्णायक लेवल आप किस तरह से कहते हैं, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हुई तो फिर आप कह सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया या रेंज के बाहर बाजार आ गया। सर आज के बाकी क्यूज हैं उसके बारे में बात करेंगे, सेटअप के बारे में बात करेंगे, पर एक स्टॉक और जो फोकस में है और पिछले 3-4 दिनों से रफ्तार पकड़ी हुई है उसने, यह है वेदांता। कॉर्पोरेट एक्शन का अनाउंस की एक्सपेक्टेशन थी और सर अब खबर आ रही है कि ये डीलिस्टिंग करने वाले हैं। हालांकि जो डीलिस्टिंग का दाम दिया गया है और जो इनका डीलिस्टिंग का प्लान है उसको कैसे देखना चाहिए, स्टॉक पर क्या इंपैक्ट हो सकता है, इन्वेस्टर्स को कैसे देखेंगे सर? देखिए बाजार को कल अंदाजा लग चुका था। कल के कमजोर बाजार में अगर 12% मजबूत बंद होता है वेदांता का स्टॉक और कल सुबह से ही आप देखिए स्टॉक बेहद मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा था और धीमे धीमे दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुआ। इसका मतलब लोगों को अंदाजा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये कुछ बड़ा एक डीलिस्टिंग ऑफर के तौर पर आया। अब काफी लोग मुझे रात भर में ट्वीट भी कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि क्या ये चीटिंग है कि वेदांता आपको 87.5 पर डीलिस्ट कर रहा है, इस प्राइस पर डीलिस्ट कर रहा है जो कि बहुत नीचे की प्राइस है। अब इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज, क्या वेदांता ऐसा कर सकता है, लीगली क्या ऐसा करना अलाउ है? तो लीगली ये अलाउ है। सेबी का रूल ये है कि अगर आप सेबी के फॉर्मूले के हिसाब से आप एक इंडिकेटिव प्राइस दे सकते हैं और वो इंडिकेटिव प्राइस सेबी के फॉर्मूले के मुताबिक 87 रुपए 50 पैसे के आसपास की शायद आती है। तो उस प्राइस पर उन्होंने इंडिकेशन दिया कि वो डीलिस्टिंग करना चाहते हैं और उसके लिए 18 मई को बोर्ड बैठक करेंगे। अब डीलिस्टिंग होगी कैसे, ये आपके हाथ में। कंपनी कुछ भी सोचे, प्रमोटर कुछ भी सोचे, लेकिन क्या वो डीलिस्टिंग कर सकते हैं? वो तभी कर सकते हैं जब आप चाहें और आप अपने आप को कम न माने। क्यों, मैं बताता हूं। लगभग 50% हिस्सेदारी प्रमोटर के पास 51% के आसपास की है। 39-40% के आसपास की हिस्सेदारी माफ कीजिएगा, बाकी 50% हिस्सेदारी जो है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास है जो नॉन प्रमोटर है। अब पॉइंट क्या है इसमें से, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब डीलिस्टिंग ऑफर आता है तो एक इंडिकेटिव प्राइस होती है जो आपके सामने रखी जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप उस इंडिकेटिव प्राइस पर ओपन ऑफर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि जब 18 मई को बोर्ड बैठक होगी वेदांता की, तो वेदांता एक अच्छी बढ़िया प्राइस के साथ आएगा कि इस प्राइस पर हम ओपन ऑफर करना चाहते हैं, कि 87 रुपए 50 पैसे पर, राइट। और ये प्राइस कम से कम जो वेदांता की जो मैंने सितंबर की बुक वैल्यू देखी थी वो लगभग 175-180 रुपए के आसपास की है। उतनी बड़ी बुक वैल्यू के आधे दाम पर आप कैसे सोच सकते हैं कि आप डीलिस्टिंग करेंगे? तो डीलिस्टिंग ऑफर
पक्के तौर पर फेल होने वाला है। पॉइंट नंबर 1, डीलिस्टिंग ऑफर से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स या रिटेल शेयर होल्डर्स को क्या करना है? पहली चीज, आपको इस प्राइस पर डीलिस्टिंग में ऑफर में पार्टिसिपेट ही नहीं करना, अपने शेयर देने ही नहीं। क्यों देने? आपके शेयर है, आपकी मर्जी दें, आपकी मर्जी ना दें, ठीक है। और अगर आप नहीं देंगे तो डीलिस्टिंग ऑफर कैसे आगे पास होगा? तो होगा ही नहीं, सिंपल सी चीज है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज जो है वो, अगर बुक बनती है तो आपको ये डिसाइड करना कि किस प्राइस पर आप देना चाहते हैं। वो आगे हम आपको चल के बताएंगे कि किस तरह का इंडिकेशन आता है। लेकिन डीलिस्टिंग करने के लिए एक चीज की जरूरत है, और वो ये कि कम से कम 90% शेयर्स डीलिस्टिंग में आने चाहिए। तो 50% आप प्रमोटर के मान लो और 40% उन्हें शेयर और चाहिए। अब वो 40% शेयर देगा कौन? अगर आपको ये लगता है कि जो लोकल फंड्स है, LIC है, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो 87-88-100 रुपए में शेयर दे देंगे, सोचिए भी मत, दे ही नहीं पाएंगे। पहली चीज, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वेदांता डीलिस्ट करना चाहता है तो उसे इससे कम से कम 3 या 4 गुना प्राइस देनी चाहिए। डीलिस्टिंग की भी प्रीमियम होती है, और स्पेशली आप जब इतने खराब बाजार में इस दाम पर डीलिस्ट करवाना चाहते हैं तो फिर वो भाव में कोई फंड देगा नहीं। तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। फंड्स डीलिस्टिंग ऑफर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसकी पूरी संभावना है। करेंगे तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा पब्लिक को कि क्यों आप इन औने पौने दाम पर वेदांता के डीलिस्टिंग ऑफर में आप भाग ले रहे हैं। और अगर बुक बनती है तो वो बहुत ऊपर की प्राइस की बनेगी। इतना बड़ा डिविडेंड देने वाली कंपनी, निफ्टी की कंपनी 15-20% डिविडेंड दे, कौन इस भाव में डीलिस्टिंग का ऑफर देगा? लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हाँ, इससे एक फायदा रिटेल इन्वेस्टर्स को जो होगा वो मैं बता दूं, वो ये कि आपके लिए प्राइस का एक बेस बन जाएगा। तो अब वेदांता के लिए कम से कम ये अच्छा हो जाएगा कि स्टॉक बहुत नीचे नहीं गिरेगा। तो ऐसे में बजाय आप ये सोचें कि प्रोमोटर्स इस भाव में क्यों, प्रोमोटर्स को लग रहा है अगर कि शेयर का दाम बहुत कम है, अट्रैक्टिव है और डीलिस्ट करना चाहिए, तो ये उनका हक है, इसमें गलत नहीं है कुछ भी। लेकिन आपको अपना जजमेंट यूज करना है कि क्या आपको इस भाव में डीलिस्टिंग करने देनी है। तो अगर आप और फंड्स ये डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कोई डीलिस्टिंग नहीं होने वाली, और वो होगी भी नहीं, और होगी तो यहां से अच्छी खासी प्रीमियम पर। तो ऐसे में मेरा ये समझना है, हो सकता है आज गैप से खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, बहुत गैप से खुले तो फिर ना खरीदें। लेकिन अदरवाइज आप 87 रुपए का, 87 रुपीज का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखें। ऊपर 97-98 पहला टारगेट होगा, 102-105 वहां तक मैक्सिमम जा सकता है, उसके ऊपर की तो अपसाइड मुझे नहीं दिखती। तो ये वेदांता फ्यूचर्स के लिए आपके आज के लेवल्स हो सकते हैं। लेकिन कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं। आप ये मत सोचे कि आपका शेयर कोई जबरदस्त से आपके डीमेट अकाउंट में से 87 आप में निकाल लेगा और आप ठगे से रह जाएंगे। अरे मैंने तो 150 में लिया था, मैंने तो 200 में, 250 में लेकर रखा हूं, मेरा तो 87 में चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चिंता मत करिए। ओके, चिंता मत करिए, कंपनी को अपना डीलिस्टिंग प्राइस रिवाइज करना पड़ेगा, फंड्स इस प्राइस से खुश नहीं रहेंगे। तो ये तो रहा वेदांता। बहुत सारे आज क्यूज और भी आ रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। पर सर, आज के सेटअप के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट से उतना सहारा नहीं मिला, हालांकि अभी थोड़ी रिकवरी जरूर आई है एशिया के बाजारों में भी और डाउ फ्यूचर्स में। पर आज का सेटअप को आप कैसे देख रहे हैं सर? ग्लोबल नेगेटिव से न्यूट्रल है, एफआईज नेगेटिव साइड पर है और डीआईज न्यूट्रल साइड पर है, एफएनओ न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड न्यूट्रल है। अब आज के लिए सपोर्ट जोन में बता दूं, 9250, 9375 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। 9450 से 9600 हायर रेंज है निफ्टी के लिए। 18500, 18850 मजबूत सपोर्ट जोन है। और ऊपरी स्तरों पर आप जो 19650 से 19950 की रेंज मानकर चल सकते हैं ऊपर के लेवल पर। आज मैंने ना डे रेंज देने के बजाय ना मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिए दीप निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल कहाँ है? 9250, 9300 और 9375, ये 3 लेवल मजबूत सपोर्ट हैं। और ऊपर की तरफ 9450, 9500, 9550 और 9600, ये 4 लेवल हैं जहां पर निफ्टी ऊपर की तरफ कहीं कहीं रुकेगा। बैंक निफ्टी पर सपोर्ट लेवल 18950, 19250 और 19350 आ रहे हैं, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 19350 के ऊपर बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिखेगा। हायर लेवल 19500, तो कहीं कहीं 19350, 19500 की रेंज में शायद बैंक निफ्टी खुले। फिर 19600, 19750 और 19900, ये लेवल्स ऊपर की तरफ के। तो रेंज के बजाय आज मैंने आपको लेवल्स दे दिए, क्योंकि वॉलिटिलिटी थोड़ी सी रह सकती है, तो हर एक लेवल पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। जिन लोगों की एग्जिस्टिंग पोजीशन है निफ्टी में, 9250 का स्टॉप लॉस रखिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। जिनकी पोजीशन बैंक निफ्टी पर है 18850 का स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक रहेगा। जो लोग शॉर्ट पोजीशन लेकर आए हैं
वैसे तो कायदे से नहीं लेना चाहिए, हमने कल शॉर्ट पोजीशन काटने की राय भी दी थी, अब भी है 9300 का स्टॉप लॉस जो गैप से खुलेगा आपका हो जाएगा ट्रिगर। ये माफ कीजिएगा 9300 क्लोजिंग बेसिस पर है, 9500 के ऊपर दिन के दौरान ट्रेड करना शुरू करे तो फिर शॉर्ट काट लीजिए। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 9500 स्टॉप लॉस है, डे ट्रेडर्स के लिए 9300। बैंक निफ्टी पर एक ही स्टॉप लॉस रखा है, वो है 19350। इसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करे तो शॉर्ट काट लीजिए। ये आपके लिए लेवल्स है। अब जो नई पोजीशन बनाना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। निफ्टी खरीदिए 9250 के स्टॉप लॉस के साथ, 9400, 9450, 500, 550, ज्यादा से ज्यादा 9600 तक। और जो लोग बेचना चाहते हैं वो 9500 के ऊपर से मूड बना सकते हैं। 9550, 9600 परफेक्ट लेवल है जहां बेचा जा सकता है, लेकिन 9500 पर भी अब देखते हैं क्या कुछ होता है, वहां से भी सोच सकते हैं बेचने का। 9650 क्लियर कट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका। 9400, 9300 और 9300 माफ कीजिएगा 9400, 9375 और 9300 ये लेवल है जिसके लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है बिकवाली, माफ कीजिए निफ्टी में करनी है बिकवाली। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी खरीदने की राय है 18850, ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 19350, 19500, 19650, 19700 और 19900, ये 5 लेवल मैंने आज बैंक निफ्टी के लिए दिए। ऐसा लग रहा है कि आज की तेजी की लीडरशिप बैंक निफ्टी से आनी चाहिए। कल आपने एडीआर में देखा कि सारे ग्लोबल मार्केट्स खराब होने के बावजूद सारे एडीआर दम लगाकर बंद हुए, 4-4, 5-5% सारे बैंक्स ऊपर बंद हुए। तो अगर आज 4-5% बैंक निफ्टी बढ़ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा मजबूती आज दिख सकती है। जो लोग बेचना चाहते हैं बैंक निफ्टी 19700, 19900 की रेंज में बेचा जाए। 20100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 19500, 19350, 19250 तक के लेवल्स आ सकते हैं। जो ट्रेड करना चाहते हैं आज थोड़ा स्विफ्ट फास्ट उन्हें मूव करना पड़ेगा। वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है इंट्राडे में, दोनों तरफ के स्ट्रॉन्ग व्यूज रहेंगे, खरीदारी वाले और शॉर्ट कवरिंग वाले भी होंगे, तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करने वाले भी, तो दोनों चीजें होंगी। पुट कॉल रेशियो 128 है, विक्स 38-21 पर है, कोई खास डिस्कस करने जैसा नहीं है। और वोडाफोन आइडिया कल जो बैन में आया था आज भी बैन में है दीप। ओके सर, तो ये तो रहा आज का सेटअप। सर जो फंड एक्टिविटी है, डीआईएस अब एफआईएस पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं और डीआईएस नेगेटिव से न्यूट्रल हो गए हैं कल के ट्रेड में। कल के डेटा बहुत ही खराब है। एफआईएस के 1662 करोड़ कैश में, 872 करोड़ का इंडेक्स और 195 करोड़ के स्टॉक्स, तो दबाकर उन्होंने बेचा है लगभग 3000 करोड़ रुपए के आसपास का, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। और घरेलू फंड ने भी 364 करोड़ का बिकवाली किया। तो आज थोड़ा सा मलाल कर रहे होंगे कि एक दिन रुक जाता तो शायद ऊपर में बेचने को मिलता है, लेकिन ये किसको पता था कि प्रधानमंत्री ऐसा कमाल कर जाएंगे, इतना बड़ा ऐलान कर जाएंगे। तो कल के डेटा आज बहुत मायने रखते नहीं है, लेकिन वायदा कारोबार के डेटा बड़े मायने रखते हैं और वो मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। पहले आते हैं निफ्टी पर। देखिए, पहले आप वीकली और मंथली सीरीज दोनों मिला करें। फर्ज करें कि आप 9438 इस वक्त आपको दिख रहा है एसजीएक्स, आप वहां पर खुलेंगे यानी कि 9400 के ऊपर। तो दीप 9400 से 9000 से 9400 इस रेट 500 स्ट्राइक, ये 5 स्ट्राइक प्राइस है, 9000, 9100, 200, 300, 400, ठीक है। 5 स्ट्राइक प्राइस पर कुल मिलाकर 60 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में खुले हुए हैं कॉल्स में। यानी कि आप जैसे ही 9400 के पार खुले 60 लाख कॉल राइटर्स रिस्क पर, ये शॉर्ट करके बैठे हैं निफ्टी को, इन्हें काटना पड़ेगा। 9500 आपने पार करके टिका तो 35 लाख और जोड़ लीजिए, ठीक है। तो लगभग 1 करोड़ लोग हो गए। अब 1 करोड़ शेयर अगर आपके शॉर्ट है 9500 के ऊपर टिक जाते हैं, आप 9550 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं, मजा आ जाए। कल ही 9700-800 हो जाए तो बड़ी बात नहीं, गौर से सुनिए, कल ही 9700-9800 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 9550 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए अगर आप वहां पर चाहते हैं कि एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो। अच्छा, छोड़ दीजिए मंथली वाली की बात कर दें, मंथली छोड़ दीजिए, कल की जो सीरीज खत्म हो रही सिर्फ उसकी बात करें तो 40 लाख शेयर 9000 से लेकर 9400 की रेंज में कॉल्स में शॉर्ट है। और फिर आप 9500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वीकली सीरीज का, उसे भी जोड़ दें तो 60 लाख शेयर तो ये हो गए जिन्हें कल ही कटना है। तो आज अगर आपने 9500 पार करके टिक गए ना तो दीप मजा आ जाएगा। 60 लाख शेयर शॉर्ट कटने के लिए आएंगे इसी सीरीज के आज और कल में, सोचो क्या होगा। तो ये आग लगा सकता है मार्केट में। तो 9500, 9550 मेक और ब्रेक लेवल, इसको पार करके भाग गए ना तो बहुत ही बढ़िया। तो ये अब है ना, तेजी करने वालों को आज ताकत दिखानी है दम तो 9550 के ऊपर बंद करके दिखाइए, ये आपका टेस्ट है। नहीं तो वो जो खून के प्यासे हैं मंदी वाले, उन्हें लगेगा कि भाई वाह 400-500 पॉइंट मिल रहे हैं, आज तो दे ही दो इनको, ऑल बायर्स सेटिस्फाइड।
तो असली ताकत आजमाइश का दिन आज है बुल्स और बेयर्स के बीच में, मजा आएगा। तो 9500 इस लिहाज से बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेवल है जो डिसाइड करेगा कि शॉर्ट कवरिंग होनी है या नहीं होनी है। तो वैसे तो 9400 के ऊपर भी आपके लिए अच्छी खासी 40 लाख शेयरों की शॉर्ट हो जाती है कॉल्स में, तो वो भी सपोर्ट तो देगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन असली मजा 9500 के ऊपर जो आग लगने वाली बात है ना, मजा है एकदम, वो 9500 पार होना चाहिए। बैंक निफ्टी में चूंकि डेटा कम है इसलिए मैं बहुत विस्तार से नहीं बता रहा, लेकिन बैंक निफ्टी में 20,000 के ऊपर निकलकर टिके। वैसे 19,750 की क्लोजिंग भी काफी है, उसके ऊपर की क्लोजिंग मिल गई तो भी आगे के लिए राह आसान हो जाएगी आपकी। तो लेकिन बैंक निफ्टी में चूंकि शॉर्ट्स बहुत ज्यादा है नहीं, इसलिए एग्जैक्टली मैं वही रेंज पर ट्रेड करूंगा कि 19,750 20,000 ये वो रेंज है ऊपरी लेवल पर, जहां पर बैंक निफ्टी में थोड़ी शायद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, उसके पार निकले तो मजे ही अलग। और देखिए दीपा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, आपकी हमारी पूरे देश की मदद करने के लिए अब डाउ फ्यूचर्स भी हरे निशान में आते हुए दिख रहे हैं। तो बस आज मजा है ना 9500 का, 9500 9550 पार हुआ ना, तो जो शॉर्ट कवरिंग आज और कल आएगी देखने लायक होगी, देखने लायक, मजा आ जाएगा। बिल्कुल अनिल जी, तो आज का सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये पहले भी एस्टैब्लिश हो चुका है कि डाउ फ्यूचर्स, अनिल जी की बात तो सुनते ही हैं क्योंकि जैसे जैसे कमेंट्री आ रही थी हम देख रहे थे अच्छी रिकवरी आई है डाउ फ्यूचर्स में। तो इन सभी एक्शन पर फोकस रहेगी। हमारे गेस्ट भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, पर हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ ऑलरेडी तैयार है। ब्रोकरेजेस का एक्शन किधर है, पैकेज पर आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं, अर्निंग्स कौन सी हैं, स्टॉक्स एंड न्यूज कौन सी हैं, सबका टेस्ट ले लेते हैं। आशीष, पूजा और देवांशी हमारे साथ तैयार हैं। आशीष से आज शुरुआत करेंगे एफआईआर में, और पहले जान लेते हैं कि जो पैकेज है उस पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। एफआईआर से आज शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग आशीष, तो बताइए कि फॉरेन ब्रोकरेजेस इस पैकेज के बारे में क्या राय दे रही हैं। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। 4 ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है पैकेज के ऊपर, और चारों ब्रोकरेज हाउस का मानना यह है कि जो पैकेज का ऐलान हुआ है ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और जितना बाजार अनुमान लगा रहा था, जितने ब्रोकरेज हाउसेस की उम्मीद थी, उससे कहीं ज़्यादा मिला है। हालांकि ये भी कहा गया है कि करीब ऑलमोस्ट जो 5% जो है, टोटल 10% अनाउंसमेंट किया गया है जीडीपी का, उसमें से 5% ऑलरेडी घोषणाओं में, ऑलरेडी बाजार को पता है उसमें घोषणाएं हो चुकी है, लेकिन ये जो 5% भी है ये भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। हालांकि ब्रोकरेज हाउस एक चीज़ के ऊपर टारगेट कर रहे हैं कि थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से क्या अनाउंसमेंट आएंगे, लेकिन कुछ उन्होंने थोड़ी सी अपनी जो उम्मीदें हैं वो बताइए। मैं एक एक करके आपको पॉइंट्स बता देता हूँ कि कौन सा ब्रोकरेज हाउस क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो क्या मान रहे हैं। सबसे पहले आप सीएलए से देखिए, ये कह रहे हैं कि एसएमई जो सेक्टर है, एमएसएमई है, छोटी कंपनियां, इन्हें टैक्स हॉलिडे मिल सकता है, इन्हें टैक्स छूट मिल सकती है, और ये भी जो है इकोनॉमी के लिए काफी बढ़िया होगा, रिवाइवल के लिए। इसके साथ ये भी मान रहे कि आरबीआई जो है करीब 1.5% की ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, तो एक एडिशनल बूस्टर की तरह काम आएगा। जेपी मॉर्गन भी कह रहे हैं कि राहत पैकेज का जो अनाउंसमेंट है ये काफी बड़ा है, काफी सिग्निफिकेंट है, उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन सरकार ने हाल ही में जो है जीडीपी का करीब 2% कर्ज के माध्यम से जुटा है, इसके बावजूद इतना बड़ा ऐलान करना ये भी काफी बढ़िया माना जाएगा। हालांकि इन्होंने एक चीज के ऊपर क्लैरिटी मांगी है कि आरबीआई की तरफ से जीडीपी का करीब 2.5% जो है वो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए जो ऐलान किया गया था, क्या ये 20 लाख करोड़ के पैकेज में शामिल है या नहीं है, इसके ऊपर एक क्लैरिटी चाहते हैं। यूबीएस भी ये मान रहे कि बैंक गारंटी एमएसएमई इंडस्ट्री को लंबी अवधि के लिए जो टैक्स हॉलिडेज मिल रहे हैं, इसके ऊपर क्या निकल के आएगा, इसको एक क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और जेफरीज भी यही मान रहे हैं कि नया पैकेज का ऐलान जीडीपी का करीब 5% होगा, जो एडिशनल स्टिमुलस होगा, जो नया अनाउंसमेंट होगा, इसके ऊपर ये फोकस करेंगे। एमएसएमई और कृषि क्षेत्र, यहाँ पर जो सरकार ज्यादा महत्व देगी, यानी अगर आप समराइज करके देखना चाहेंगे तो ब्रोकरेज हाउस इस राहत पैकेज को काफी ज्यादा पॉजिटिव मान रहे हैं, और 2 सेक्टर मेरे सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये ब्रोकरेज हाउस ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो एसएमईज, एमएसएमईज, और आप ये जो एग्री सेक्टर है, यहाँ पर कुछ घोषणाओं की उम्मीद है। बिल्कुल, तो पॉजिटिव एक थम्स अप आता हुआ दिख रहा है फॉरेन ब्रोकरेज से, जहां तक इस पैकेज का सवाल है, और सेक्टर्स भी आपके फोकस में रहेंगे। आशीष से बाकी स्टॉक्स के बारे में भी जानेंगे कुछ ही देर में, पर उससे पहले देख लेते हैं कि आज के जो अहम ट्रिगर्स हैं, नतीजे हैं और खबरों वाले स्टॉक्स हैं वो कौन से हैं। देवांशी और पूजा उसके लिए तैयार है। गुड मॉर्निंग देवांशी, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आज के ट्रिगर्स और जो नतीजे आए हैं मार्केट्स बंद होने के बाद वो कैसे रहे हैं।
बिल्कुल दीपांशु, आज सबसे पहले तो कैश मार्केट में एबीबी इंडिया, एम्फेसिस और शॉफलर इंडिया इसके नतीजे आने वाले हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर रखें क्योंकि आज राइट इश्यू एक्स डेट ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा, इस पर नजर होगी। और साथ ही आज निफ्टी में आप देखिए नेस्ले के नतीजे आते हुए दिखे थे, जो मुनाफा है वो अनुमान से काफी बेहतर आता हुआ दिखा और ओवरऑल नतीजे भी अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखे थे। मुनाफे में जो टैक्स कम हुआ है इसका सहारा मिलता हुआ दिखा है। आय इस बार 10% तक बढ़ती हुई दिखी, अनुमान था करीब 2 से 3% बढ़ने का। कामकाजी मुनाफा 5% तक बढ़ता हुआ दिखा है और मैं आपको बता दूं इनपुट कॉस्ट भी बढ़े, इसके बावजूद जो कामकाजी मुनाफा है 5% तक बढ़ा है। मार्जिन इस बार 24% आए हैं 25% के सामने और मुनाफा 13% बढ़ा है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ करीब 10.5% से ज्यादा आते हुए दिखी है, ये भी पॉजिटिव है। और साथ ही आप देखिए हेवल्स इसके नतीजे अनुमान से कम आते हुए दिखे हैं। आय 20% तक कम होती हुई दिखी, कामकाजी मुनाफा 22% घटा है। मार्जिन इस बार केवल 11% पे आए हैं और मुनाफा 12% तक घटता हुआ दिखा है। कंपनी का जो केबल कारोबार है और साथ ही इनका जो लाइटिंग कारोबार है इसके चलते नतीजे कमजोर रहे हैं। कैश मार्केट में सिंजीन इंटरनेशनल नतीजे अच्छे हैं, आय 13% तक बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 27% बढ़ता हुआ दिखा, मार्जिन 33% पर आते हुए दिखे, 3% की बढ़त देखी है और मुनाफे में 19% तक की बढ़त हमने देखी है। ब्लू स्टार नतीजे थोड़े से कमजोर हैं, आय करीब 19% घटी है, कामकाजी मुनाफे में करीब 65% तक कमजोर होते हुए दिखे और मार्जिन भी इस बार केवल 3% के करीब आते हुए दिखे हैं, 7% से घटकर मुनाफा करीब 90% कम होता हुआ दिखा है। लेकिन आप देखिए नतीजे इस बार ऑपरेशनल फ्रंट पर भी कमजोर हैं। इंडिया मार्ट नतीजे थोड़े से बेहतर हैं, आय 23% बढ़ी है और मार्जिन इस बार 31% पे कंपनी ने क्लॉक इन की है, मुनाफा भी 27% तक बढ़ता हुआ दिखा है। सीक्वेंस साइंटिफिक नंबर्स काफी मिक्स हैं क्योंकि आय बढ़ी है करीब 13%, लेकिन जो मुनाफा है वो 7 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, मार्जिन 16% पे आते हुए दिखे, मार्जिन से ऑपरेशनल नंबर्स थोड़े से कमजोर हैं। जेके पेपर्स आय 6% तक कम होती हुई दिखी है, कामकाजी मुनाफा 10% तक कमजोर होते हुए दिखे और मार्जिन इस बार केवल 31% पे आते हुए दिखे, मुनाफा भी करीब 17% तक कमजोर होता हुआ दिखा। तो कुल मिलाकर आप देखिए जो नंबर्स हैं जेके पेपर के ऑपरेशनली बहुत अच्छे नहीं है। ओके, तो कई सारे अर्निंग्स रिएक्शंस हैं और दिग्गज स्टॉक्स में आज नेस्ले भी रिएक्ट करेगा। पूजा से भी बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग पांशु, खबरों वाले शेयर्स में एमएससीआई इंडेक्स में कुछ बदलाव हुए हैं जो कि 29 मई की क्लोजिंग से ये बदलाव लागू होंगे। इसमें इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स में जो स्टॉक शामिल हुए हैं उसमें एबॉट इंडिया, इप्का लैब, जुबिलेंट फूडवर्क्स, पीएफसी, टाटा कंज्यूमर और टोरेंट फार्मा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो शामिल हुए हैं। और जो बाहर हुए हैं उसमें अशोक लेलैंड, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्यूमिंस इंडिया, एमएनएम फाइनेंशियल्स और टाटा पावर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बाहर हुए हैं इंडेक्स से। तो ये जो खबर आई है इसके चलते स्टॉक्स पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है। फार्मा स्टॉक्स में जुबिलेंट लाइफ साइंसेज और सिप्ला पर नजर रखिए। खबर आ रही है कि कंपनी ने जिलियड के साथ करार कर लिया है, सब्सिडरी जुबिलेंट जेनरिक्स के जरिए ये करार किया गया है और भारत समेत अब 127 देशों में इस दवा की बिक्री के लिए नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस भी यहां पर साइन कर लिया है। और करार के तहत कंपनियों को पूरा ये जो महामारी है अब पूरा होने या नया वैक्सीन मिलने तक कोई रॉयल्टी यहाँ पर नहीं देनी होगी और कंपनियां दवा की कीमत भी तय कर पाएंगी। इसमें सिप्ला के साथ भी करार होने की खबर आ रही है और जुबिलेंट लाइफ साइंसेज के साथ भी ये करार हुआ है। तो आज फार्मा स्टॉक्स पर नजर रखिए। हिंदुस्तान जिंक कंपनी ने 16.5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया। वेदांता को करीब 4,525 करोड़ का डिविडेंड मिलेगा जिसकी की रिकॉर्ड डेट 20 मई तय की गई है। और इसके अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स भारती और वोडाफोन भी आज फोकस रहेगा। डीओटी ने 5G की जो नीलामी है वो 2021 तक के लिए टाल दी है। नेशनल फर्टिलाइजर्स अप्रैल में कंपनी ने बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं जिसमें कि 71% बढ़त इस बार देखने को मिली है सालाना आधार पर। तो ये स्टॉक पर भी नजर रखें। और आखिर में बात करते हैं एग्रोटेक फूड्स की। यहाँ पर रेखा और राकेश झुंझुनवाला ने चौथी तिमाही में हिस्सेदारी घटाई है और इन दोनों की मिलाकर जो कुल हिस्सेदारी है वो 7.41% से घटकर अब 5.75% हो गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो एग्रोटेक फूड्स भी आज फोकस में रहेगा। ओके, तो कई स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे और एमएससीआई रीबैलेंसिंग भी अब आ चुकी है। आशीष अभी भी हमारे साथ हैं। आशीष बताइए स्टॉक्स पर ब्रोकरेजेस की कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज? वेदांता आज फोकस में रहेगा। दीपांशु डीलिस्टिंग का ऑफर दिया है प्रमोटर्स ने जिसके ऊपर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 80 रुपए के लक्ष्य के लिए। हालांकि ये कह रहे हैं कि जो इंडिकेटिव प्राइस दिया है इसके हिसाब से अगर आप देखें तो जो डिस्कवरी प्राइस होगा वो काफी ऊपर देखने को मिलेगा।
नेस्ले के नतीजे आए थे, CLSA की रिपोर्ट आई है जहां पर ये कह रहे हैं कि कंपनी की जो तिमाही के नतीजे हैं वो बढ़िया देखने को मिले थे, लेकिन वैल्यूएशन इतने महंगे इसके लिए यहाँ पर ये ज्यादा है, अपसाइड जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 16,500 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेफरीज की भी रिपोर्ट आई है नेस्ले पर, जहां पर होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 16,500 से बढ़ाकर 16,650 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि आगे जाकर हो सकता है कि थोड़ा सा कंपनी की जो आय है इसमें आपको दबाव देखने को मिले। हैवेल्स के कमजोर नतीजे आए थे जिसके ऊपर 2 रिपोर्ट्स आई हैं। जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखें 660 रुपए के लक्ष्य के लिए, वहीं CLSA जो है उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 505 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि तिमाही का जो प्रदर्शन है बेहद निराशाजनक देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखते हो जुबिलेंट लाइफ साइंसेज के बारे में अभी पूजा आपको बता रही थी कि इन्होंने जिलियड के साथ करार किया है, जिसके ऊपर मैक्वायरी का एक नोट आया और ये कह रहे हैं कि ये रेवेन्यू के हिसाब से या फिर मुनाफे के हिसाब से कोई सिग्निफिकेंट करार नहीं है और इसके ऊपर थोड़ी सी और क्लैरिटी की आवश्यकता होगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो ज्यादा कुछ रेवेन्यूज के ऊपर इनके ऊपर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हैं वो तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिन पर आज एक्शन दिखेगा। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। बिगुल पिक ऑफ द डे का। वाकिल साहब गुड मॉर्निंग। बाय सेल नोटा। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज मेरा नोटा होगा क्योंकि इतने गैप से खुलने के बाद मैं भी 9500 9550 का क्रूशियल लेवल वॉच करूंगा। और आपने बिल्कुल, आपकी कमेंट्री में सुन रहा था, बिल्कुल सही कहा। 9550 के ऊपर अगर निकल जाता है तो जो भी बेरिश व्यू है वो निकलना चाहिए, फिर हम 10,000 तक भी जा सकते हैं। तो वेट एंड वॉच ड्यूरिंग द डे जो स्टॉक्स मिलेंगे, क्योंकि इतने गैप के खुलने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और कोई ट्रेड मिलेगा नहीं, क्योंकि इतने गैप से खुलने के बाद चॉपीनेस ज्यादा बढ़ सकता है। तो मैं नोटा का इस्तेमाल करूंगा आज। परफेक्ट। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर क्या करेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी सबसे पहले तो आप फिर से एक बार बधाई के पात्र हैं। कल आपने पहले ही बताया था कि प्रधानमंत्री जो है एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा करेंगे और इसके लिए अनिल जी विशेष रूप से मेरा आभार स्वाति खंडेलवाल जी के लिए है, जिन्होंने पहले ही ये खबर लेकर के आई और उन्होंने ये भी कहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर धीरे धीरे करके सारी जानकारी देंगी और बिल्कुल वैसा ही प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा था। तो अनिल जी सबसे पहले तो सबसे आगे रहने के लिए एक बार आपका, स्वाति जी का, दोनों का बहुत बहुत आभार। और अनिल जी इससे बहुत लोगों की कल बहुत मदद हुई है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास शॉर्ट पोजीशंस थी। आपकी एक कमेंट्री सुनकर, इस खबर को सुनकर बहुत से लोगों ने अपनी शॉर्ट्स अनवाइंड किए हैं, तो पैसा बचा है लोगों का कल, वरना आज काफी नुकसान शॉर्ट सेलर्स को भुगतना पड़ता। तो उसके लिए अनिल जी सबकी ओर से आपका धन्यवाद। और अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना है डिक्सन टेक्नोलॉजीज को। मुझे लगता है कि स्टॉक में एक करेक्शन आ चुका है, 4800 से घटकर 4200 तक आया है। ट्रेंड बहुत मजबूत है, सपोर्ट के आसपास कल बंदी आई और आज की जो खबरें हैं मुझे लगता है स्टॉक के लिए विशेष रूप से बहुत पॉजिटिव रहेंगी। तो 4200 के आसपास इसको खरीदें, 4100 का स्टॉप लॉस रख लें और मुझे लगता है कि 4500 तक बिना किसी अड़चन के स्टॉक जाना चाहिए। तो 4500 के टारगेट से डिक्सन टेक्नोलॉजीज को खरीदने की राय। ओके बिल्कुल। और जो थीम है आत्मनिर्भर बनने की, उनमें वो कंपनियां जो हिंदुस्तान के लिए काम कर रही है और हिंदुस्तान में प्रोडक्शन कर रही है, उनके लिए बड़ी अच्छी आगे चलते हुए मौके बन सकते हैं। डिक्सन उन्हीं में से एक है। और जो आप कह रहे हैं कि काफी लोगों को शॉर्ट करने में मदद मिली, किरण अभी भी एक कुणाल जी में मैसेज पढ़ रहा था ट्विटर पे, किरण शाह, उन्होंने लिखा कि सर मेरे क्लाइंट 1500 क्वांटिटी बैंक निफ्टी पर शॉर्ट थे और वो जैसे ही खबर देखी हमने एक बार शॉर्ट काट दी, नुकसान से बच गए। और धन्यवाद दे रहे हैं जी को, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि आप सही वक्त पर चेत गए और सही वक्त पर खबर मिल गई और नुकसान से बच गए। बढ़िया है, कम से कम लोगों का फायदा हो ना हो, नुकसान नहीं हो, नुकसान से बच जाए, वो भी अपने आप में बड़ी चीज है। आइए जय हमारे साथ है, जय ठक्कर। जय बताइए आपका पिक ऑफ द डे सर। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी बहुत ही एक बढ़िया शुरुआत होने को है और इसमें मैं जो आज एक बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ पिक ऑफ द डे में, वो है यूबीएल अनिल जी मुझे काफ़ी सही लग रहा है। बिकॉज अगर हम देखें तो लास्ट 3 दिनों से ये स्टॉक कंटिन्यूसली 870 860 के 65 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेकर पॉजिटिव फ्लोज दे रहा है।
मुझे लग रहा है कि इसमें जो हिसाब से उसके शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स में क्लियरली एक बाय क्रॉसओवर देखने मिला है, यूबीएल में एक अच्छा बाउंस, एक अच्छा मूव ऊपर में देखना मिलना चाहिए। और दूसरा ये भी मैं कहूँगा अनिल जी साथ ही साथ कि इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी बुलिश है। इसमें एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है और उसका लास्ट लेग नीचे की तरफ कंसोलिडेशन का कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, ऐसा मेरा मानना है। सो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू काफी बढ़िया बन जाता है। 870 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनली से बाय करना चाहिए। ऊपर में 956 से लेकर 960, आई मीन ये जो रेंज है 56 से 60 वाली, वो आई थिंक टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आएंगे आज की ट्रेडिंग सेशन में। ओके, तो 895 के आसपास यूबीएल यूनाइटेड ब्रूअरीज यहां पर खरीदारी करें। 870 का स्टॉप लॉस, 950 960 तक के टारगेट के लिए यहां पर तेजी करने की राय जय की तरफ से। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी क्या राय है आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरी वेदांता पर खरीदारी की राय है, इस पर भी आपने भी चर्चा करी, रिकमेंडेशन दी है। 85 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 99 रुपीज का टारगेट है। 99 वेदांता खरीदना है, ये है राय। आज तो लगता है काफी गैप से खुलने की तैयारी रहेगी, देखते हैं गैप से खुलने के बाद क्या कुछ आगे होता है, लेकिन तैयारी इसमें कोई डाउट नहीं गैप से खुलने की है ही 89 पर, और जो ओपन ऑफर आया है उसके चलते। नेस्ले नतीजे ठीक है, बुरे नहीं है, हालांकि बड़े अपग्रेड्स नहीं आए हैं, वैल्यूएशन थोड़े से महंगे बता रहे हैं। सीएल से 16,500 का उनका टारगेट है, जेफरीज का टारगेट 16,550 का है। जरा जय इसके चार्ट देखिए और बताइए क्या करना चाहिए आज, और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर तेजी की पोजीशन किसी की है नेस्ले में तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा? ऊपर में 18,050 और नीचे में मैं कहूंगा कि 16,750, 18,050 से लेके 16,750 के ये रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद फिर से हमें एक अपमूव देखने मिलना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल इसका प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव था। तो मैं ये समझता हूँ अनिल जी कि इसको बाय करना है तो 18,050 के ऊपर ही बाय करना है। उसके ऊपर आपको लेवल्स दिखेंगे करीब करीब 20,500 से 21,000 के, और जब तक वो लेवल्स निकलते नहीं है 18,050 के, तब तक मैं कहूंगा एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देखने मिलेगा। ओके, इस बीच जयपुर वाले जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप जैन ट्रेड ब्रोकिंग के डायरेक्टर। जैन साहब स्वागत है आपका, बताइए आज तो ढेर सारी पिक्स होंगी आपके पास, क्या क्या खरीदेंगे? अनिल जी एक्चुअली बहुत सारी पिक्स जनरली रहती है, और आज मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रारियन होते हुए मैं सोच रहा हूँ कि नोटा दे देता, बट नोटा नहीं है अनिल जी। बहुत सारे स्टॉक्स जो 20, क्योंकि जानबूझ के कि ऐसा कि सारे स्टॉक्स गैप अप खुलेंगे और लोग फंसेंगे अननेसेसरली, और मुझे ऐसा लगता है बायर्स बिवेयर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई छोटा पैकेज बहुत बड़ा है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, बट मुझे क्या है कि ये पैकेजिंग और रीपैकेजिंग के अलावा मुझे देखना इम्प्लीमेंटेशन, मुझे देखना फाइनर पॉइंट्स। मैं कहीं ये नहीं हो कि ऊंचे के भाव पे जाके रिटेलर्स फंस जाएं तो मैं बहुत एग्रेसिवली बढ़ चढ़ के 10-20 पिक्स दे दूं। हालांकि मेरे को 20 इतने सारे 20 से 20% रिटर्न्स देने वाले मैं 20 आत्मनिर्भर स्टॉक्स लाऊंगा इस वीकेंड पे, एकदम आराम से रिसर्च करके लाएंगे और सुनेंगे पूरा। बाकी तो कल आपने वाकई में बचाया अनिल जी, मेरे पास भी बहुत ट्वीट्स आए हैं और डीएम भी आए हैं, डायरेक्ट मैसेजेस आए हैं, थैंक यू जी बिजनेस की वजह से कि मैं कल शॉर्ट पोजीशन से निकल गया, और इत्तेफाक से मैं वो कल शाम का शो मिस कर गया। कोई मेरी मीटिंग थी, वेबिनार था, मैं कर नहीं पाया, अटेंड देख नहीं पाया, बट रियली मुझे समझ में आया कि काफी लोग बचे हैं उससे, और आज वाकई में शॉर्ट कवरिंग होगी। मैंने आपका सुबह का कमेंट्री सुना, मेरी आइज भी 9,500 550 के ऊपर है, उसके बाद और अफरा तफरी मचेगी। बट फिर भी स्टॉक्स अगर देना हो तो मैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स, मुझे लगता है पहले भी ये थीम में थे, अच्छा रवि गया, अच्छा मानसून आने वाला है, और सरकार कभी भी कुछ करेगी रूरल इकोनॉमी, फार्मर्स और इनके लिए ज्यादा करेगी, और उनके हर चीज में ये चीज कहीं ना कहीं सुनाई दे रही थी। 4 P's ऑफ कॉटलर के बाद 4L आए हैं, हर चीज में कहीं ना कहीं इस सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है। तो एक दीपक फर्टिलाइजर एक स्टॉक था, हालांकि ये मैं बहुत ज्यादा लाइक नहीं करता फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात करते, कोरोमंडल चल चुका है काफी, आरसीएफ देख सकते हैं बहुत बड़ा करेक्शन ऑलरेडी ऊपर से देख चुका, हालांकि 23-24 रुपए से ऊपर 37 रुपए के लगभग है, बट ये स्टॉक भी चल सकता है। सो आरसीएफ है। मेक इन इंडिया के तहत मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट, ये एक सेक्टर है सीमेंट पे वैसे ही बुलिश था, वो देख सकते हैं। बाकी एक स्टॉक और है एमसीएक्स, उसको मैं लिख के लाया हूं, और बहुत सारे स्टॉक्स अनिल जी एक्चुअली, बट फिर भी मैं वेट करूंगा। तो कुल मिला के आरसीएफ और अल्ट्राटेक सीमेंट, इस पे ध्यान दिया जाए। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम वो स्टॉक्स जहां पर जैन साहब को खरीदारी करने का मन कर रहा है आज के सेशन में। फर्टिलाइजर शेयर स्पेशली पसंद है जैन साहब को।